दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्र और मैं इस समय मौजूद हूं देश रोजाना मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपसे बात करना चाहता हूं एनडीए सरकार के गठन और उसके भविष्य के बारे में। आप अगर राजनीति में रुचि रखते हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि अभी एनडीए सरकार का गठन 8 जून को प्रस्तावित है। 7 जून को सारे लोग दावा करेंगे जाकर के और 8 जून को सरकार शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोस्तों, जिस तरह आजकल टीडीपी और जदयू अपनी मांग इस सरकार के उसमें रख रहे हैं कि मुझे टीडीपी कह रही है कि मुझे लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहिए, 5-6 विभाग चाहिए, तो जो ये 5-6 विभाग मांग रहे हैं उसके साथ साथ जदयू का भी है, वो भी कुछ विभाग मांग रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब अभी सरकार का गठन ही नहीं हुआ और ये सब दबाव बना रहे हैं तो फिर भविष्य में ये सरकार कैसे चलेगी। इस सरकार की चलने के बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो संभावना है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आने वाले दिनों में एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे टीडीपी और जदयू सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जैसे अभी मांग की जा रही है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 5 साल चली थी, उसी मॉडल पर इस सरकार को भी चलाया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको विपक्ष भी आदर करता था और वे भी सबका आदर करते थे। वो सबको अपने साथ लेकर के सरकार चलाने में विश्वास करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी भी, जो इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, वो भी सबको अपने साथ लेकर चलेंगे, ऐसी उम्मीद सबको है, हमें भी है, आपको भी होगी। लेकिन जो टीडीपी है और जदयू है, जिसका अतीत ऐसा रहा है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया था, जब 2002 में गुजरात में वो हुआ था तो सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगने वाले टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू जी ही थे। इसके साथ साथ जब 2013 में मुख्य राष्ट्रीय धारा में, मुख्य राजनीति में मोदी जी का आगमन हुआ तो एनडीए से अलग होने वाले नीतीश बाबू ये कहते हुए कि मोदी जी के साथ हमारा संभव नहीं है। अब जब एनडीए सरकार का गठन होने जा रहा है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनको समर्थन दे रहे हैं। इस एनडीए सरकार की स्थिति यह है, जो बनने वाली है उसकी यह स्थिति है कि 16 सांसद टीडीपी के हैं और 12 सांसद जदयू के हैं। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो सरकार का गठन संभव नहीं है। इसलिए एनडीए की मजबूरी भी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनको साथ लेकर ही सरकार बनाई जा सकती है। अब जैसे एक देश एक चुनाव का मुद्दा है, इस पर भाजपा जो है बड़े जोर शोर से काम कर रही थी। उसने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप भी दी है। अब अगर इस सरकार मोदी जी को या भाजपा को पूर्ण समर्थन मिला होता तो वो एक देश एक चुनाव पर वो आगे बढ़ते। लेकिन टीडीपी
इसका शुरू से ही विरोध कर रही है। ऐसी स्थिति में जब सरकार बनेगी और भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले में आगे बढ़ना चाहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर टीडीपी इसका विरोध करेगी। हालांकि जदयू इसके समर्थन में है, तब भी थी और आज भी संभवतः, आगे भी संभवतः उसके समर्थन में रहेगी। दूसरी चीज यह है परिसीमन। परिसीमन जब होगा तब महिला आरक्षण लागू हो पाएगा। बिना परिसीमन के महिला आरक्षण बिल भी नहीं लागू हो सकता। परिसीमन का विरोध दक्षिण भारत के ज्यादातर राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनमें टीडीपी भी एक है। उसका कारण क्या है कि जब परिसीमन होगा तो दक्षिण में लोकसभा की कुछ सीटें घट भी सकती है किसी राज्य में, और किसी राज्य में एक आध बढ़ भी सकती है। तो इस घटने बढ़ने की जो आशंका है, इसकी वजह से दक्षिण भारत के ज्यादातर राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। अब जब सरकार में होंगे टीडीपी और जदयू, तो स्वाभाविक है कि भाजपा को अपने कदम इस मामले में पीछे खींचना पड़ेगा। दूसरी चीज है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में इसे लागू किया जा चुका है। भाजपा सरकार पहले भी ये संकल्प ले चुकी है कि उसको पूरे देश में लागू करना है। ऐसी स्थिति में जो एनडीए में शामिल कुछ दल हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहले विरोध कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा या नहीं, इस पर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। बात आती है धार्मिक स्थलों की। अयोध्या में राम मंदिर बना, यह एक देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। सैकड़ों सालों से हिंदू मतावलंबी राम मंदिर बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भाजपा सरकार ने भी इसमें बड़ी तेजी के साथ काम किया और राम मंदिर बनकर पूरा हुआ। हालांकि अभी कुछ उसके हिस्से बनने हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कराई गई। एक भव्य आयोजन किया गया, देश भर से लोग उसमें जुटे। लेकिन जनता दल, टीडीपी अब आगे जो मथुरा और काशी वाला मुद्दा है, उसमें भाजपा के साथ होंगे या नहीं, इसमें भी संदेह है। दूसरी चीज है कि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो पिछले कई सालों से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। टीडीपी 20 साल से लगभग 20 साल से वो मांग कर रही है कि आंध्र प्रदेश को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी और दूसरे माध्यमों से भी वो अपनी बात रखते रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश और बिहार को दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि दूसरे राज्य भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर उठ खड़े हो सकते हैं, जिनमें बंगाल भी एक है। बंगाल की ममता बनर्जी जो है, कई बार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बंगाल को कर चुकी हैं। दूसरी चीज है मुस्लिम आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा वैसे तो जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी मुस्लिम आरक्षण के विरोध में है या पक्ष में है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन टीडीपी जरूर 4% मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में थी। अब जब भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रहे थे,
तो इस मुद्दे पर निकट भविष्य में टकराव हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको क्या लगता है कि यह एनडीए सरकार का भविष्य क्या होगा और कितना लंबा चलेगा? इस पर आप हमें अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।